नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। नरेंद्र मोदी एक रोड मैप लेकर चले थे, रोड मैप संकल्प का। तीसरी बार मोदी सरकार का एक गारंटी जो नरेंद्र मोदी ने दी, गारंटी स्थायी सरकार की। विरोधियों ने पूछा, मोदी बहुमत की सरकार चलाने की आदी है, गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे, और अगर चला भी लेंगे तो फिर कब तक चलाएंगे। लेकिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल से मोदी ने इंडिया अलायंस को जवाब दे दिया। जरा संसद भवन की तस्वीरें सामने रखिए दर्शकों के। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जहां एनडीए में विश्वास का सेतु मजबूत है, नरेंद्र मोदी ने कहा, यह अटूट रिश्ता विश्वास के धरातल पर कायम है। आज राजस्थान में मैं आपको बताने जा रही हूं, मोदी की गारंटी के पीछे ये आधार कौन है। इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा फर्क क्या है। जो विश्लेषक ये कह रहे थे कि क्या मोदी को ब्लैकमेल किया जाएगा, मोदी होने का मतलब क्या है, वो नीतीश और नायडू की जुबानी आपको बताऊंगी। जो ये पूछ रहे थे, मनोबल गिर गया है। आज मोदी खुद बता रहे हैं कि बहुमत की सरकार चलाने वाले गठबंधन की सरकार भी इकबाल से चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। यह तस्वीर नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की है। यह तस्वीर जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का परिचय भी है। मार्गदर्शक मंडल में अगर लालकृष्ण आडवाणी हैं तो वाकई में उनकी भूमिका क्या है और उनके लिए नरेंद्र मोदी के मन में सम्मान क्या है, वो इस तस्वीर से पता चलता है। नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे। आडवाणी जी ने मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई भी दी। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा भी उनके साथ मौजूद थी। विरोधी बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर अहंकार है। विरोधी बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एकाधिकार वाली राजनीति चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है वो खुद आज उन्होंने संसदीय दल की इस मीटिंग में बताया। इससे पहले आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। मतलब ये कि मोदी 3.0 की औपचारिक शुरुआत हो गई। मोदी अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, जहां राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि रविवार यानी कि 9 जून को शाम 6 बजे को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया।
इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त एनडीए के नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की और ये दावा पेश कर दिया गया। अब जरा याद करिए, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मोदी ने नायडू को जीत की बधाई दी, नायडू ने भी मोदी को थैंक्स कहा, लेकिन कांग्रेस ने नायडू से क्या कहा? यह वक्त मोदी से पुराने हिसाब निपटाना है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था? न जाने ये सरकार कब तक चलेगी। संजय राउत ने कहा था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। नीतीश को लेकर सवाल उठते रहे कि भरोसेमंद साथी नहीं है नीतीश, कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन आज संसद भवन के भीतर एनडीए संसदीय दल की बैठक में जो केमिस्ट्री दिखी वो गजब की थी। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को भरपूर सम्मान दिया। नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों ही हम उम्र हैं, दोनों 72 साल के हैं। नीतीश मुख्यमंत्री हैं और मोदी प्रधानमंत्री, और इस लिहाज से मोदी बड़े भाई और नीतीश छोटे भाई की तरह दिखाई दिए। नीतीश और नरेंद्र के बाद नायडू, ये ट्रिपल एन की जबरदस्त केमिस्ट्री थी। नायडू और मोदी ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। दोनों के बीच इक्वेशन सीएम और पीएम वाली नहीं, बल्कि दो दोस्तों वाली दिखाई दे रही है। ये इन तीन के बीच एक चिराग की भी तस्वीर, जिनकी राजनीति का उदय काल है। वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, तो मोदी भी चिराग को गले से लगा लेते हैं। लेकिन बात तो सबसे पहले नीतीश कुमार की ही करनी होगी। नीतीश कुमार ने आज तो संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल में समा बांध दिया। उनके एक एक शब्द घोर राजनीतिक शब्द थे। इसमें मोदी की बढ़ाई, इंडिया अलायंस की खिंचाई और अटूट गठबंधन की सच्चाई थी। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे। वो एक मुहावरा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नीतीश कुमार ने तो ये तक कहा कि वो तो चाहते थे आज ही शपथ ग्रहण का समारोह भी हो जाए, लेकिन जो विरोधी ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि पल में प्रलय होगी, तो आज नीतीश कुमार ने बता दिया कि जो आस लगाए बैठे हैं उनके भी दिन खत्म होंगे। ये आगे बिहार विधानसभा के चुनाव की राजनीति से जोड़कर उन्होंने समझा दिया।
नीतीश ने मोदी पर विश्वास जताया और मोदी ने विश्वास को आगे बढ़ाया। मोदी ने इंडिया अलायंस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ना हम हारे थे ना हारे हैं। 10 साल बाद भी 100 का आंकड़ा ना छूने वाली पार्टी क्या अभी ईवीएम का रोना रोएगी? मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। दस साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। दरअसल नरेंद्र मोदी का इशारा विरोधियों की राजनीति पर था, जो ये शंका पैदा कर रहे हैं अब भी कि ये सरकार कब तक चलेगी और कितनी स्थायी सरकार होगी। दरअसल नरेंद्र, नीतीश और नायडू ये ट्रिपल एन की जोड़ी है। एनडीए का कॉन्फिडेंस हाई करती है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आज चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। एक साथ बैठे हुए ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है। इंडिया अलायंस अब तक ये कह रही थी कि मोदी के लिए नायडू जरूरी है, लेकिन नायडू के 90 सेकंड के भाषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि नायडू की पहली पसंद भी मोदी ही है। For the election campaign, for the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. We are confident during this tenure he is going to make India 3rd largest economy in the world. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation.
today India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. दरअसल नायडू की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है। राज्य के विकास को रफ्तार देना ये उनकी प्राथमिकता है और ये डबल इंजन की सरकार में आसानी से हो सकता है क्योंकि मोदी की राजनीति भी परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर ही आधारित है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज अगर नीतीश और नायडू इन दोनों के वक्तव्यों को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ अटूट है और जो विरोधी ये कह रहे थे कि ये कब तक चलने वाली सरकार है, अस्थिर सरकार है, आज एक बड़ा मैसेज इंडिया अलायंस को मिल गया। निश्चित तौर पे इंडिया की आज की जो ये बैठक थी पार्लियामेंट के यानी कि संविधान सदन के जो सेंट्रल हॉल है उसमें ये जो बैठक थी उस बैठक में जो कहा गया और जो बैठक के दरमियान जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी उस केमिस्ट्री को अगर देखें तो इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद ये सीधे सीधे समझ में आता है कि एकदम से सेम पेज पे होते हुए सभी दल ये एक साथ हैं और वो सरकार बनाने का दावा आज पेश किया गया है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन के बिंदु भी देखें तो वो बिंदु आपको नजर नहीं आएगा। जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं गवर्नेंस में, गरीबों को लेकर बहुत ज़्यादा योजनाओं पे उनका फोकस रहता है। उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोचते और करते हैं वो किस प्रकार से दोनों सेम पेज पे रहेंगे। नीतीश कुमार के मामले में यही हाल है और करप्शन को लेकर इन तीनों नेताओं को देखें, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिहाज से अगर देखें तो एकदम से जीरो टॉलरेंस वाला मामला वहाँ पर रहता है। तो उस कंडीशन में कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ, आइडियोलॉजिकल इशूज ज़रूर ऐसे रहते हैं जो कि दलों के बीच कंट्राडिक्शन ला सकते हैं आगे, लेकिन इन तीनों दलों में अगर आप देखें जेडीयू, बीजेपी और टीडीपी, तो बीजेपी और टीडीपी में तो कोई आइडियोलॉजिकल इशू ऐसा है नहीं। और खासतौर पर तब जब आपने सुना कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में ये बताया कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि पीएम मोदी जिस मंत्र के सहारे गवर्नेंस करते हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह, चुनावी सभा अपनी जगह, लेकिन जब आप शासन चलाते हैं तो शासन चलाने का एक मंत्र होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही काम करते हैं। चुनावी सभाओं में जो उनके बयान होते हैं वो राजनीति के लिए दिए जाते हैं जब चुनाव प्रचार करना होता है तो, लेकिन जब शासन चलाना होता है तो उसका मंत्र अलग होता है और वही काम चंद्रबाबू नायडू ने भी यहाँ दोहराने की अपनी मंशा जाहिर की है और इस लिहाज से समझा जा सकता है। और दो एक चीज़ अटकलबाजी जिसके बारे में इंडिया टीवी बार बार इस बात को कह रहा था पिछले 2 दिनों से कि जितनी चीज़ें चल रही हैं महज कोरी कल्पना और अटकलबाजी है कि टीडीपी ने ये शर्त तक दी, जेडीयू ने ये शर्त तक दी, वैसा कुछ भी नहीं था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को कहा। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि कितना सोच समझकर इस सरकार के गठन की रूपरेखा तय की जा रही है। कोशिश ये जरूर रहेगी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसा कि 2 दिन पहले उन्होंने एक बैठक में कहा भी था कि मैं इसे भी एक अवसर के तौर पर ले रहा हूँ और दिखाऊंगा कि गठबंधन की सरकार कैसे चलती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। मोदी 3.0 के जो 2 गारंटर्स हैं उन दोनों, मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज थी इसने अपने आप ही बहुत सारी अटकलों को विराम दे दिया है। लेकिन जब तीसरी सरकार के रोड मैप पर आगे बढ़ते हुए प्रगति का पथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाप रहे हैं तो वो पीछे पलट कर भी देखते हैं। और आज जो 2 तस्वीरें ऐसी आई दर्शकों को शायद वो दिखानी भी बहुत जरूरी हो जाती है देवेंद्र। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करना, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करना, ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का एक परिचय है। आगे बढ़ें लेकिन पीछे पलटकर उनका भी साथ लें, उनका भी आशीर्वाद लें जिन्होंने नींव रखी। ये हमेशा रहता है और आप देखें जब मार्गदर्शक मंडल भी एक नाम दिया गया था और इन नेताओं को उम्र के चलते अगर उस मार्गदर्शक मंडल में रखे जाने की बात कही जा रही थी तो भले ही विरोधी इसे चाहे जैसे प्रचारित करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के टॉप लीडरशिप की जो थिंकिंग थी वो यही थी कि एक तरह से ये चेंज ऑफ गार्ड है, लेकिन जब जब बड़ा अवसर आएगा तो उन अभिभावकों का मार्गदर्शन वो लेते रहेंगे। ये मंशा उन्होंने पहले भी दिखाई थी और ये हर एक अवसर पर दिखता है। और आज जबकि इतना खास मौका है नरेंद्र मोदी के लिए, जब तीसरी बार वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं और तो उस लिहाज से
तो समझा जा सकता है कि उनके लिए भी एक कितना बड़ा अवसर है। मुरली मनोहर जोशी के यहाँ भी जाना, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार उनकी राजनीतिक भूमिका की चर्चा हुई थी तो तभी हुई थी जब मुरली मनोहर जोशी ने जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के कन्वेनर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक इमोशनल कनेक्ट भी होगा कि पिछली सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे जिन चीज़ों को बताया जाता है उसमें एक धारा 370 को हटाया जाना भी, तो नरेंद्र मोदी के लिए चाहे कश्मीर की बात कर लें, धारा 370 हटाने की बात कर लें या मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, वो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। और जहाँ तक लाल कृष्ण आडवाणी की बात है वो तो हमेशा से ही हम लोग देखते ही रहेंगे किस प्रकार से एक तरह से पिता पुत्र के भीतर जो आत्मीयता वाला संबंध होता है उस प्रकार का ये राजनीतिक संबंध है। और न सिर्फ राजनीतिक संबंध है बल्कि उससे काफ़ी आगे जाकर बढ़कर है। खासतौर पर गुजरात दंगों के बाद जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो राजनीतिक अटैक हो रहे थे, पार्टी के भीतर भी जो हमले हो रहे थे, उससे रक्षा की थी, समझा जा सकता है कि मोदी के लिए कितना खास होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। और जब हम आज की इस मीटिंग की बात करते हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बाद जो तीसरा चेहरा दिखाई दिया और जिसने लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया, क्योंकि मोदी जिस रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें देश के युवाओं को वो सम्मिलित करते हैं। देश का युवा भी ऐसा ही विकास चाहता है और इसलिए इस बार जाति और युवा का लीथल कॉम्बिनेशन बिहार में विजयी हुआ। बात चिराग पासवान की हो रही है। चिराग की पार्टी ने इस बार बिहार में कमाल किया, 100% के स्ट्राइक रेट से 5 सीटें जीती। जहां एलजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे वहां पर विजयी भी हुए। ये तब हुआ है जब चुनाव से ऐन पहले मोदी ने चिराग को एनडीए का हिस्सा बनाया। चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी की सभी सीटें चिराग पासवान को दी गई। जाहिर है चिराग के लिए कर्ज उतारने का मौका है। चिराग खुद को मोदी का हनुमान भी बताते हैं, इसलिए मोदी भी चिराग को गले से लगाते हैं। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को सही अर्थों में भारत की असली स्पिरिट बताते हैं। मतलब ये कि जिसे भारत की आत्मा बसती है या उसका प्रतिबिंब दिखता हो, अगड़ा पिछड़ा का समावेश हो, दलित आदिवासी का कॉम्बिनेशन हो। नरेंद्र मोदी के इस गुलदस्ते में जितिन राम मांझी का हिंदुस्तान आवामी मोर्चा भी है। मांझी दलित समुदाय से आते हैं, मोदी को समर्थन देते हैं और कहते हैं कि वो दशरथ मांझी की तरह अडिग हैं। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। इससे पहले आज जब एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर बाद में गडकरी और अमित शाह ने मुहर लगाई। फिर नायडू और नीतीश से लेकर एनडीए के बाकी सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। राजनाथ सिंह ने मोदी को संवेदनशील और जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री बताया और कहा कि गठबंधन हमारा कंपल्शन नहीं है बल्कि हमारा कमिटमेंट है। 62 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों,
लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। गठबंधन को लेकर सहयोगियों में भी बहुत कमिटमेंट दिखाई दिया। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जताया और साफ कर दिया एनडीए का गठबंधन फेविकॉल का जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और सिर्फ इतना ही कहूंगा उनके लिए, मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। एनडीए के सहयोगियों को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी विकसित भारत का संकल्प पूरा करना चाहते हैं। मोदी चुनाव में कहते थे कि 10 वर्ष का काम तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ये कि मोदी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान कहा वो महज एक चुनावी वादा नहीं था, कमिटमेंट था जिसे उन्हें जनता के बीच डिलीवर करना है। तभी तो प्रधानमंत्री ने एनडीए का मतलब बताया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन मोदी ने कहा एनडीए का मतलब एन से न्यू, डी से डेवलप इंडिया और ए से एस्पिरेशनल इंडिया। अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे।
आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुन रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी पर जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अटैक हुआ वो था संविधान। इंडिया अलायंस के नेता बार बार यही कहते रहे कि मोदी को संविधान पर विश्वास नहीं है, मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी के देश के संविधान को मिटाने की इन तमाम बातों में एक तस्वीर आज सामने आई। आज ये तस्वीर हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए जो ये कहता है कि संविधान कोई व्यक्ति बदल देगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो संविधान को बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में पहुंचे। संसद में एनडीए सदस्यीय दल की बैठक शुरू होने को थी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे जहां संविधान की कॉपी रखी हुई थी। नरेंद्र मोदी पहले वहां पहुंचे, उन्होंने संविधान को उठाया, सिर माथे से लगाया, फिर संविधान को प्रणाम किया। अब आप सोचिए, जो शख्स संविधान की इतनी कद्र करता है, इतना आदर करता है, वो संविधान को खत्म कैसे करेगा? और ऐसे आरोप ऐसे व्यक्ति पर कितना चिपकते हैं। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संविधान उस मंदिर में भगवान के समान है, तभी तो मोदी संविधान के सामने नतमस्तक थे। देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, ये तमाम बातें, इसका मैसेज हो सकता है जनता में इस तरीके से गया हो, संविधान बदल दिया जाएगा, हो सकता है जनता ने इसलिए बीजेपी को वो 303 वाला फिगर ना दिया हो। लेकिन क्या आज ये तस्वीर विरोधियों के लिए एक जवाब हो सकती है? इसमें बहुत फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर अभी आई है। इससे पहले भी आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट पहली बार जब आए थे उस समय, या पिछली बार पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आना था, उस समय हमने देखा कि संविधान को किस प्रकार से उन्होंने महत्व दिया। लेकिन अपोजिशन के हथियार की बात करें बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें सबसे बड़ा आगे भी अगले 5 सालों में आप यही देखेंगे कि कास्ट नैरेटिव और आरक्षण को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जाना, यही अपोजिशन का मुख्य हथियार होगा। दूसरे नंबर पर होगा भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाए जाना, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा चाहे जो भी दें, चिपकता नहीं है नरेंद्र मोदी पर और उनके सरकार के ऊपर। तो उस लिहाज से कास्ट और ये अपोजिशन का जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसे कैसे काउंटर करती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज मीनाक्षी, एक दिलचस्प चीज दिखी कि क्योंकि बीजेपी के लिए भी केंद्र में ये पहला अनुभव है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, तो आज जो संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में जो बैठक चल रही थी उसमें भी इसकी झलक बार बार दिख रही थी इस रूप में कि जैसे पहले नारा लगवा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा नारा लगवाया गया कि फिर एक बार एनडीए सरकार। इसके अलावा जो नेता एनडीए के मंच पे बैठे थे उनका स्वागत किया गया। फिर उसके थोड़ी देर बाद जो सामने भी एनडीए के बहुत सारे नेता थे, जैसे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं या जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आरएलडी के, वो मंच पे नहीं थे बल्कि सामने बैठे थे, तो उन लोगों का भी अभिवादन किया गया। तो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि अपने पूरे हाव भाव, वचन, क्रिया, इन सारी चीज़ों में गठबंधन धर्म को ठीक तरीके से शामिल कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंत्रिमंडल को लेकर भी बता रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मंच की तरफ इशारा करके अपने साथ जो कतार में उनके लोग बैठे हुए थे, सहयोगी दल के लोग, कि हम सब लोग वो तय कर लेंगे। मतलब ये मैसेजिंग साफ था कि अगली सरकार की जो रूपरेखा होगी वो बिल्कुल मिलजुल कर होगी और उसमें कोई एक व्यक्ति फैसला करने नहीं जा रहा है। तो जो चुनौतियां हो सकती हैं बीजेपी को बखूबी उस बात का एहसास है और उससे कैसे एड्रेस किया जा सकता है उसकी झलक आज भी देखने को मिली। आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की, नरेंद्र मोदी ने जहां पर इस गठबंधन में कैबिनेट के चेहरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूं। देवेंद्र, आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे।
आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। लेकिन देवेंद्र, देखिए, हमारा काम तो है सवाल पूछना, और सवाल तो हम पूछेंगे। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी के साथ काम करेगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सवाल पूछने को लेकर नहीं, जो अटकलबाजियां पिछले 2 दिनों से मीडिया में चल रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रही हैं कि ये शर्त रखी गई टीडीपी से, ये शर्त रखी गई जेडीयू से, उस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे थे। इंडिया टीवी ने बार बार इस बात को खारिज किया था कि ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी गई है, ऐसी कोई चर्चा तक नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ की शर्तों को लेकर तय मानिए कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट चलाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोगी दलों से बातचीत जरूर करेंगे, उनका सलाह मशवरा उनसे करेंगे, लेकिन फैसला वही करेंगे जो कि देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री को, यानी कि जो सत्ता है मंत्रिमंडल बनाने की सत्ता, वो सीधे सीधे अंतिम केंद्र देश के प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए, और वो रहेगा। आज भी पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे पहले की सरकार में एक नेता ने अपने से प्रधानमंत्री के फैसले को फाड़ दिया था। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका।